ऑफिस से फ़ोन कर कार्तिक ने रिया को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ। आनंद धाम यानी वृद्धाश्रम। शहर के कोने में स्थित है ये आश्रम। यहाँ ऐसे बेसहारा लाचार वृद्धों को शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला अपना इस संसार में कोई नहीं होता। रोजमर्रा की सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान तो की जाती हैं, पर बदले में मोटी रकम भी वसूली जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों जा रहा है कार्तिक आनंद धाम? जरूर कोई गंभीर बात होगी। ये सोचकर रिया कार में बैठी और कार्तिक के दफ्तर पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? रिया, अम्मा पिछले 1 साल से आनंद धाम में रह रही हैं। आश्रम से महंत जी का फोन आया था। घूसल खाने में फिसलकर गिर पड़ी हैं। कार्तिक की आवाज़ के भारीपन से ही रिया ने अंदाजा लगा लिया था कि अम्मा के अलगाव से मन में दबी ढकी भावनाएं इस पल जीवंत हो उठी हैं। हम चलते हैं कार्तिक, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। कार्तिक रुपए बैंक से निकलवा कर चलते हैं, पता नहीं कब कितने की जरूरत पड़ जाए। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ही। कुछ ही समय में रिया रुपए लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी की बगल में बैठे कार्तिक की यादों में 1 साल पहले का वो दृश्य सजीव हो उठा, जब तिर्यक कुटिल दृष्टि से रिया ने अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वो चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। कार्तिक, मेरी जिंदगी कितनी ही बची है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वो तो कब की पड़ चुकी है। अब कहीं वो दरार खाई में ना बदल जाए, ये सोच लीजिए। अम्मा के सधे हुए आग्रह को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई रिया बोली। वो तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और सब उसका हो जाए। कहीं कार्तिक अम्मा के पैरों में पुत्र की बेड़ियां डालकर उन्हें रोक न ले। इस बात का डर था रिया को। अगले ही दिन कार्तिक ने फोन पर कुटिल हंसी की खनक में डूबी और बुलंद आवाज के साथ रिया को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर अब पास ना फटकने देने का इंतजाम कर लिया है। कुशल क्षेम पूछना तो दूर, कार्तिक श्राद्ध तक नहीं करेगा अम्मा का। उस दिन पत्नी के शब्दों ने कार्तिक को झकझोर कर रख दिया था। समझ ही नहीं पाया कि वो क्या करे, पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अम्मा को जाने नहीं देगा। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, पैर छुए, पर अम्मा नहीं रुकी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था। अम्मा स्वाभिमानी शुरू से ही थी। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पिरोता है, इसीलिए ना कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से परिवार की डोर टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डोलने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहां से हट जाना बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही जा रही हूँ, पर ये समय कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं और ये तार कब झंकृत होते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है। जिस पल हमें ऐसा महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे अम्मा। तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में कार्तिक ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक साथ मिलकर पूरे कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पोंछने पर कार्तिक को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था। ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा वो चेहरा जिसने उसे प्यार दिया,
9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाव दी। उसका स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशी, अम्मा की पूरी दुनिया ही कार्तिक के इर्द गिर्द सिमटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में रिया और कार्तिक विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में रिया को परिवार का अंश बनने के लिए अम्मा को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से कार्तिक के लिए रिश्ते आए थे, पर अम्मा ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना। अम्मा यही दोहराती रही कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और अच्छी बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवों, किस्से, कहानियों को सुनकर कार्तिक ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। कार्तिक का मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा है। अम्मा ये समझ गई थी। बड़ी ही समझदारी से उन्होंने कार्तिक को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा होता नहीं है। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तो पुराने सामान को हटना ही पड़ता है। नया पत्ता तभी साग पर लगता है जब पुराना उखड़ता है। अम्मा ने रिया को प्यार और अपनत्व से और रिया ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से अपना लिया। बहू ने उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मधुभाव से हिलोरे लेती। रिया की कमियों को कोई गिनवाता तो चट से मोर्चा संभाल लेती। मेरी अपर्णा को ही क्या आता था, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीखती चली गई। 1 वर्ष बीतते बीतते कार्तिक जुड़वा बेटों का बाप बन गया। अम्मा के चेहरे पर भारी संतोष की आभा झलक उठी। इसी दिन के लिए ही तो जैसे जी रही थी वो। अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों डॉक्टरों से बातचीत करती अम्मा को देखकर कौन कह सकता था कि वो घर से बाहर कभी नहीं निकली थी। लव कुश नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने रिया को बिस्तर से उठने नहीं दिया। अपर्णा को भी बुलवा लिया। नंद भौजाई गप्पे मारती, अम्मा चौका संभालती। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की बागडोर मुझे संभालने को कहकर खुद आराम करती हैं। अम्मा की भागदौड़ से परेशान अपर्णा ने कहा तो अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया, तेरी ससुराल में होता होगा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत? अपर्णा ने आश्चर्य स्वर से पूछा था। संयुक्त परिवार की यही परिभाषा है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। अपर्णा अपनी ससुराल लौट रही थी। अम्मा बाबूजी हमेशा भरपूर नेक देते थे और इस बार तो लौकस भी आ गए थे। अपर्णा ने मनुहार की, 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। अम्मा एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कर कार्तिक दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननद भाभी उसके साथ ही निकल जाओ। जो चीज चाहे खरीद लो, पेमेंट बाबूजी कर देंगे। आपके साथ जाने का मन है अम्मा, एक दिन भाभी संभाल लेगी। अपर्णा ने मचल कर कहा तो अम्मा की आंखें नम हो गई थी। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। अपर्णा समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान ने अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और अम्मा बहू के नाच की डोलियों भी बड़े लाड से उठा रहे हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही अम्मा बेहद थकी थकी सी रहने लगी थी। रिया और कार्तिक अम्मा का बेहद ध्यान रख रहे थे, पर आने वाले लंबी सांस भरकर अम्मा को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से
कहीं उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित ना हो जाए। अम्मा ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड़ी मॉडर्न हो गई हो अनुपमा। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौट आई। अम्मा हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित ना हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती, घर का काम काज भी करती, लेकिन 9 बजे के बाद वो जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाजा भेड़कर सो जाती। कार्तिक अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली अम्मा 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। कार्तिक उन्हीं की गोद में तो पला बड़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो कार्तिक उनके कमरे में चला गया। अम्मा लैंप के मध्यम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। कार्तिक ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास ही स्टूल पर रखकर उनकी बगल में बैठ गया। अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गईं और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह से तो आप कोई बीमारी पाल लेंगी। कार्तिक ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है, मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है। तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन ऐश्वर्य मान सम्मान, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। दोनों बच्चों की शादी हो गई, अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हो तुम दोनों। नाती पोतों का मुंह देख लिया। तेरे बाबूजी के बिना अब एक दिन भारी लग रहा है। कार्तिक ने पहली बार अम्मा को कमजोर पड़ते देखा था। और सुबह शाम मैं आपका चेहरा ना देखूं तो मुझे चैन पड़ता है क्या? कभी सोचा है अम्मा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? अम्मा ने बेटे के थरथराते होंठों पर हाथ रख दिया। बेटे की आंखों में टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया था। उस दिन के बाद से कार्तिक अम्मा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। माँ को अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए लवकुश अम्मा के पास ही सोने लगे। वैसे भी उन्होंने ही उन्हें पाला था। अब वो बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने और लेने भी जाने लगी। घर लौटकर उनका होमवर्क भी अम्मा ही करवा देती थी। कार्तिक हर काम अम्मा से पूछकर या बताकर करता। यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी ये भी अम्मा से ही पूछा जाता। शाम को अपर्णा भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर रिया को अपना अधिकार छिनता सा लगने लगा। पति का अम्मा के प्रति जरूरत से ज्यादा जुड़ाव उसे पसंद नहीं आया। उठते बैठते कार्तिक को उलाहना देती। ऐसी भी क्या मात्र भक्ति कि उठते बैठते सोते जागते माँ की आराधना ही करते रहो। रिया कुछ ही समय की बात है, समय स्वयं मरहम का काम करता है। धीरे धीरे अम्मा भी सहज होती चली जाएंगी। बाबूजी और अम्मा का साथ दिया बाती का साथ था। जरा सोचो कैसे जीती होंगी वो बाबूजी की मृत्यु के बाद। अजी, पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे। 2-4 दिन रहकर सामाजिकता निभाई और अपने घर के होकर रह गई। यहाँ तो 6 माह से गमी का माहौल चल रहा है। ऊपर से अपर्णा दीदी अलग धमक पड़ती हैं। कार्तिक ने रिया के होठों को कसकर भींच दिया था, पर चौखट पर खड़ी अपर्णा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तो तन बदन में आग सी लग गई थी, पर सीधे रिया से कुछ न कहकर अम्मा से जरूर मन की भड़ास निकाली थी। 3 नंदे हैं मेरी, हफ्ते में बारी बारी से तीनों आती हैं। मेरी सास के साथ मुंह से मुंह जोड़कर बैठी रहती हैं। चौके में मैं अकेली पिसती हूँ, सब्जी काट कर भी कोई नहीं देता। एक ये घर है, सब कुछ किया कराया मिलता है,
तब भी बहू को चैन नहीं। तेरी ससुराल में होता होगा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसकी निंदा कोई बेटी से क्यों करे। वो पहले ही अपना घर छोड़कर पराये घर की हो गई। अपर्णा की बात को बीच में काटकर अम्मा ने साफ गोई से बीच बचाव करते हुए कहा था। पर बेटी के जाने के बाद उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया। सुहाग उनका उजड़ा, वैधव्य उन्हें मिला, ना किसी से कुछ मांगा ही, ना गिला सिकवा किया। चुपचाप कोने में बैठी किताबों में मन बहलाती रहीं। फिर भी घर का वातावरण दूषित क्यों हो गया। मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कार्तिक उन्हें ज़्यादा समय देने लगा है, इसीलिए रिया चिड़चिड़ी हो गई है। हर पत्नी को अपने पति का सानिध्य भाता ही है। अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। अगले दिन शाम होते ही वो सत्संग पर निकल गई थी। अपनी हमउम्र औरतों के साथ मिलकर कुछ देर प्रवचन सुनती रही, फिर गपसप में थोड़ा समय व्यतीत कर वापस आ गई। यही दिनचर्या आगे भी चलती रही। हमेशा की तरह कार्तिक अम्मा के कमरे में जाता और जब वो नहीं मिलती तो रिया से प्रश्न करता। रिया 10 दलीलें देती, पर कार्तिक को चैन नहीं था। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाली अम्मा कर्म पर विश्वास करती थी। घर छोड़कर सत्संग कथा कीर्तन करने वाली महिलाओं को अम्मा हेय दृष्टि से ही देखती थी। फिर अब क्या हो गया? रिया प्रखर वक्ता की तरह बोली। बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा जी कुछ ज्यादा ही नेम नियम मानने लगी हैं। शायद समाज के भय से अपने वैधव्य के प्रति अधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। एक शाम अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। रिया बुरी तरह चीख रही थी। कार्तिक का स्वर धीमा था, फिर भी अम्मा ने इतना तो सुन ही लिया था। दाल रोटी का खर्च तो निकलता नहीं, फल दूध कहाँ से लाऊं। रात को रिया अम्मा के कमरे में फल दूध रखने गई तो उन्होंने बहू को अपने पास बिठा लिया और बोली, एक बात कहूँ रिया? जी अम्मा, उसने लगा। अम्मा ने शायद हम दोनों की बात सुन ली है। तुमने MA BEd किया है और शादी से पहले भी तुम एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। वो तो ठीक है अम्मा, पर तब घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब लवकुश भी है, इन्हें कौन संभालेगा? रिया के चेहरे पर चिढ़ के भाव तिरगाए। मैं संभालूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। 4 पैसे घर में आएंगे तो घर भी सुचारू रूप से चलेगा। सास बहू की बात चल रही थी जब कार्तिक और अपर्णा कमरे में आए। रिया चौके में चाय नाश्ते का प्रबंध करने गई तो कार्तिक ने ब्रीफकेस खोलकर एक एक कर कागज अम्मा के सामने फैलाने शुरू कर दिए और फिर बोला, अम्मा, CP फंड इंश्योरेंस कुल मिलाकर 5 लाख रुपए मिले हैं। मिल तो और भी सकते थे, पर बाबूजी ने यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर हमारी शादियों और शिक्षा आदि पर खर्च किया था। 7,000 रुपए महीना तुम्हें पेंशन मिलेगी। अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का? तुम ही रखो ये कागज अपने पास। अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा। कार्तिक ने लिफाफा अम्मा को पकड़ा दिया। रिया ने सुना तो अपना माथा पीट लिया। बाद में कार्तिक को आड़े हाथों लेकर बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ले क्यों ना ली? अब बुढ़िया सांप की तरह पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। तड़ाक, एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा रिया के गाल पर। ये क्या हो गया? अम्मा क्षुब्ध मन से सोचने लगी। मेरे दिए हुए संस्कार, शिक्षा सभी पर पानी फेर दिया कार्तिक ने। अश्रु पूरी दृष्टि से अपर्णा की ओर अम्मा ने देखा था, जैसे पूछ रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है इस घर में। कुछ देर तक नेत्रों की भाषा पढ़ने की कोशिश की, पर एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं हो सका था।
अचानक अपर्णा का स्वर उभरा, सारी लड़ाई पैसे को लेकर है। बाबूजी थे तो इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब खर्चा करना पड़ रहा है तो परेशानी हो रही है। अम्मा ने दीर्घ निश्वास भरा। मैंने तो रिया से कहा है कि कोई नौकरी तलाश ले, कुछ पेंशन के पैसे कार्तिक को मैं दे दूंगी। जीवन में ऐसे ढेरों छड़ाते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं। बच्चे दादी को प्यार करते, अड़ोसी पड़ोसी अम्मा से सलाह मशविरा करते, अपर्णा और कार्तिक माँ को सम्मान देते तो रिया चिढ़ती। पता नहीं क्यों, चाहे अम्मा यही प्यार सम्मान अपनी तरफ से एक तस्तरी में सजाकर 2 गुना करके बहू की थाली में परोस भी देती, फिर भी न जाने क्यों रिया का व्यवहार बस से बदतर होता चला गया। अम्मा के हर काम में मीन में छोटी छोटी बातों पर रूठना, हर किसी की बात काटना, घर परिवार की जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता उनके व्यवहार के हिस्से बनते चले गए। 1 बरस बाद बाबूजी का श्राद्ध था। अपर्णा को तो आना ही था। बेटी के बिना ब्राह्मण भोज कैसा। उस दिन पहली बार स्थिर दृष्टि से अपर्णा ने अम्मा को देखा। कदाचित जिम्मेदारियों के बोझ में अम्मा बुढ़ा गई थी। हर समय तनाव की स्थिति में रहने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था। ब्राह्मण भोज समाप्त हुआ तो अम्मा धूप में खटोला डालकर बैठ गईं। कार्तिक अपर्णा और रिया को भी अपने पास आकर बैठने को कहा। तेल की तस्तरी में से तेल निकालकर अपने टखनों पर धीरे धीरे मलती हुई अम्मा बोली, याद है कार्तिक, मैंने एक बार कहा था कि घर में कोई भी नया सामान तभी जगह पा सकता है जब पुराने सामान को अपनी जगह से हटाया जाए। इसी तरह जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर ही उतारू हो जाएं, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वो सामान तब भी किसी के काम आ सके। जो इंसान समझौता करते हैं वे ही सार्थक जीवन जीते हैं, पर जो समझौता करते करते टूट जाते हैं वे कायर कहलाते हैं, और मैं कायर नहीं हूँ। अम्मा के बच्चे उनका मन समझे या नहीं, पर अगले दिन वो कमरे में नहीं थी। तकिए के नीचे एक नीला लिफाफा ही मिला था। विचारों में डूबता उतराता कार्तिक आश्रम के जंग खाए विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सड़क पतली, वीरान और खामोश थी। न जाने उसे यहाँ आकर ऐसा क्यों लग रहा था कि अम्मा पूर्ण रूप से यहाँ सुरक्षित हैं। उसकी सारी चिंताएं, तनाव न जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर कार्तिक अंदर आया तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्ची को वर्णमाला का पाठ पढ़ा रही थी। कार्तिक को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। तू कब आया? आंसू भरी आंखों को छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगी। दोबारा पूछा, अकेले ही आया? मेरी बहू रिया कहाँ है? लवकुश कैसे हैं? होमवर्क करते हैं कि नहीं? कार्तिक ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, माँ, सब कुछ एक ही पल में पूछ लोगी। अम्मा को धैर्य कहाँ था। कार्तिक को समझाते हुए बोली, बेटा तू बहू को काम पर जाने से मत रोकना। जानता है जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो औरत को खालीपन का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक निरर्थक सी जिंदगी जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसका इस्तेमाल करके बच्चे और पति अपने अपने क्षेत्र में सफल हो गए और वो उपेक्षित सी एक कोने में पड़ी है। अपने भीतर के दर्द को ढांकने के लिए अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नजरें कार्तिक पर टिका दी थी। कार्तिक बार बार अम्मा को शांत करता, उनका ध्यान दूसरी बातों में लगाने का प्रयास करता, पर जहाँ यादों का खजाना और पीड़ा का मलबा हो वहाँ अपने लिए छोटा सा कोना भी पा सकना मुश्किल है। कार्तिक क्या खाएगा तू? मठरी, पेठा, लड्डू? और अम्मा दीवार की तरफ होकर
अलमारी में से डब्बे निकालने लगी। अम्मा, अब भी अपनी अलमारी में आप ये सब रखती हो? कौन लाकर देता है ये सारा सामान तुम्हें? कार्तिक ने छोटे से बच्चे की तरह मचलकर पूछा। चौकीदार को 5 रुपए देकर मंगा लेती हूँ। यहाँ भी लौकुस की तरह कई नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं। कमरे में आते ही कुछ भी मांगने लगते हैं। सच में कार्तिक ऐसा लगता है खाते वो हैं और तन मेरे लगता है। कार्तिक सोच रहा था, भावनाओं और अनुराग की कोई सीमा नहीं होती। जिसका आंचल प्यार, दया और ममता से भरा होता है, वो कहीं भी इन भावनाओं को बांट लेते हैं। अम्मा अलमारी में रखे डब्बे में से सामान निकाल रही थी कि अचानक रिया का स्वर उभरा। अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी गोदी में सिर रखकर हमें लेटने दीजिए। तू कब आई? अम्मा आत्मविभोर हो उठी थी। कार्तिक के साथ ही आई अम्मा। जानती हैं आपके जाने के बाद कितने अकेले हो गए थे हम। कितना सहारा मिलता था आपसे। निश्चिंत होकर स्कूल जाती, लौटती तो सब कुछ बना बनाया पका पकाया मिलता था। घर का दरवाजा तो खुला ही रहता था। अहम की अग्नि में राख हुई मैं ये भी नहीं जान पाई कि बच्चों को जो सुख आनंद नानी दादी के मुख से सुनी कहानियों में मिलता है, वो वीडियो कैसेट में कहाँ। बच्चों के स्कूल बैग टटोलती तो छोटे छोटे चोरी से लाए सामान मिलते। कार्तिक घंटों आपके फोटो के पास बैठे रहते, फिर मन का संताप दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते। तो मन तिरोहित हो उठता कि क्यों जाने दिया मैंने आपको। मैंने कार्तिक से अनुनय की कि मुझे एक बार माँ से मिलना है, पर वो नहीं माने। कैसे मानते? मेरे दुर्व्यवहार की परिणति से ही तो आपको घर से बेघर होना पड़ा था। मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आँच से माँ के मन में ठोस कोई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। माँ का आंचल तो सुरक्षा प्रदान करता है, एक ऐसे प्यार की भावना देता है जिसके उजास से तन मन भीग जाता है। अम्मा चुप्पी साधे रहीं। शुरू से ही चिंतन मनन करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचती थी। अम्मा समझ रही थी कार्तिक बेचैन है, अंदर ही अंदर खौल रहा था। अम्मा ने उसकी जिज्ञासा शांत की, क्योंकि इंसान की एक ऐसी प्राणी है जो राग द्वेष जैसी भावनाओं से घिरा रहता है। सच अम्मा, मेरा विरोधात्मक तरीका आज मुझे उस मुकाम पर ले आया जहां आत्मसम्मान के नाम पर रुपया पैसा आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है। साथ है तो केवल अकेलापन। ये सब मैं अब समझ पाई हूँ। अपने मन के सामने अपराधिनी बनी रिया अम्मा के कथन की सच्चाई को सहन कर हृदय की पीड़ा के चक्र से अपने आप को मुक्त करती बोली। तो अम्मा की आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। अम्मा, हम तो बातों में ही उलझ गए। आपको लिवाने आए हैं, कहाँ चोट लगी आपको? कार्तिक नन्हे बालक की तरह मचल उठा। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुमसे मिलने को जी चाहा तो बहाना बना दिया, महंत जी से फोन करवा दिया। जानती थी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो तुम लोग भी जरूर याद करते होगे। दिल से दिल के तार मिले होते हैं ना। तो फिर अम्मा चलोगी ना हमारे साथ? कार्तिक ने पूछा। तो अम्मा हंस दी। मैंने कब मना किया? कार्तिक ने रिया की ओर देखा। अपने ही ख्यालों में खोई रिया भी शायद यही सोच रही थी कि घर परिवार की दौलत छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से प्राप्त होती हैं। आज सही मायनों में दोनों को खुशी प्राप्त हुई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।